नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने परिवार निर्माण गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी तगड़ी सी, बड़ी अच्छी सी, प्यारी सी खुशखबरी, जिसमें आप बड़े बल्ले बल्ले करके मतलब भागते हुए जाएंगे। खुशखबरी ये है कि 8वीं पास हो, चाहे 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, आप सभी के लिए सुनहरा मौका है टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने का, यानी कि जिसको हम टीए आर्मी कह देते हैं, उस आर्मी में भर्ती होने का आपका पास सुनहरा मौका है। टोटल वैकेंसी क्या है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और यहां तक कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में। और हाँ, एंड तक बने रहना। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कहां कहां मिलेगा, देखो हमारा टेलीग्राम चैनल यहां पे है। इसमें क्या बेनिफिट होने वाला पहले आपको ये बता देता हूं। आप इसको स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद में यहाँ पे आप जब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों मैं इसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ वो भी सुन लो। ऐसा होता कई बार कि जब अपडेट कोई चीज आती है ना, कोई अपडेट आता है, तो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि भाई थंबनेल वगैरह रेडी करने में, उसका कंटेंट रेडी करने में टाइम लग जाता है। लेकिन टेलीग्राम पे सबसे पहले, सबसे सुपर फास्ट तरीके से आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगा बेझिझक होकर के। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज, जिसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे तो अच्छा लगेगा, यहाँ पे नंबरिंग बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना। बस अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा और, कि जी भर्ती क्या क्या है, कैसे है, इसके बारे में पूरी बाल की खाल निकालते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी में टीए की भर्ती है। टीए का आपका कुल मिलाकर के काम ये होता है कि जो मतलब एक तरीके से कहे ना कि लोअर लेवल वाले जो काम होते हैं, जैसे कि आपका वॉशरमैन हो गया, ये आपका नाई जो बार्बर है, बाल काटने वाला, वो वाले काम हो गए। इस तरीके के जितने भी काम होते हैं वो सारे इसी में, सारे के सारे सोल्जर रैंक पर ही हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1426 है। इस बात का बड़े प्यारे से ध्यान रखना है कि जी अपने पास में टोटल वैकेंसी 1426 है। कौन कौन सी वैकेंसी, किस किस में कितनी, कैसे है, ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जी वैकेंसी डिटेल है। सोल्जर जनरल ड्यूटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल ड्यूटी में 1372 वैकेंसी है, और बाकी सभी में एक एक दो दो करके वैकेंसी है। जैसे कि शेफ कम्युनिटी में 19 है, मैस कुक में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। टेलर में, टेलर दर्जी जिसको कहते हैं, जो कि वर्दी सिलने का काम करेगा, उसकी एक वैकेंसी है मात्र। वॉशरमैन 4 वैकेंसी है, क्लर्क की 7 वैकेंसी है। एक चीज मैं बता देता हूं, आगे जितने भी मैं प्रोसीजर बताने वाला हूं, क्लर्क के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यू में बताने वाला हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना जी। शेफ स्पेशल ER3, ER में 3 है। आर्टिजियन मेटलर्जी इसमें 2 है। हेयर ड्रेसर यानी कि नाई जिसको कह देते हैं, है ना, वो बाल काटने वाला जो काम होता है, वो उसका 5 वैकेंसी है। हाउसकीपर यानी कि साफ सफाई के लिए 3 वैकेंसी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और कि जी इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। बड़े इत्मीनान से, बड़े साफ तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे कि सोल्जर, सोल्जर के पद पे सारी की सारी वैकेंसी। जनरल ड्यूटी मेरे दोस्त, इसमें सिर्फ क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th में कम से कम 45% होना चाहिए। 10th में 45% होना चाहिए कम से कम, और हर सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर 33% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, चाहे भले ही आपके फिर 50% क्यों ना टोटल ओवरऑल। इस बात का ध्यान रखना। सोल्जर क्लर्क 12th क्लास में, देखो मैंने बोल रहा था ना कि क्लर्क के लिए स्पेशल वैल्यू चीज आने वाली है। क्लर्क 12th चाहिए, जनरल ड्यूटी के लिए 10th चाहिए, यहाँ पे मैं बता के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो क्लर्क के लिए 12th में कम से कम 60% ओवरऑल, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन यानी कि ऑल ट्रेड्स एक्सेप्ट हाउसकीपर एंड मैश कुक, इन दोनों को छोड़ करके, यानी कि हाउसकीपर यानी कि साफ सफाई और रसोई वाला जो काम है उसको छोड़ करके बाकी सभी ट्रेड में 10th में बस पास होना चाहिए। कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना 33% होना चाहिए ओवरऑल कुल मिलाकर के, और हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में भी 33% होना चाहिए कम से कम, और 10th में ओवरऑल भी 33% हो, कोई दिक्कत ना, बस पास होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज है सोल्जर की, ट्रेड्समैन है, लेकिन इसमें हाउसकीपर और मैस कुक के बारे में है कि जी 8th में बस पास होना चाहिए। 8th में फर्स्ट सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 8th क्लास में पास होना चाहिए। और इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको स्कूल का जो आपका रिजल्ट मिलता है वही आपका मान्य होगा। और यहां पर आप देखेंगे कि प्रत्येक विषय में 33% होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे की बात करेंगे मेरे दोस्त, एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट इसकी 18 से 42 साल है।
यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आप कितने भी ओवर एज से ही हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 15 नवंबर से आने वाले हैं, 1 दिसंबर 2025 तक वो चलेंगे। अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, इस बात का भी ध्यान रखना। ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ये सारी चीजें फिर होती रहेंगी, अभी बताने वाला हूं वीडियो में ही। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये मैं बता देता हूं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस है कि जी सबसे पहला काम होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका तब होगा जब आप अप्लाई ऑनलाइन कर चुके होगे, ठीक है। तो आपको निर्धारित तिथि पर, वो फिक्स डेट कब होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। उस फिक्स डेट पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले, उसी सेम डे पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। अगर उसमें भी आप क्लियर हो गए तो आपका या तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, वैसे चांसेस पूरे ये हैं कि सेम डे ही हो, कि रिटन एग्जाम होगा आपका सेम डे। मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी आपका सेम डे हो सकता है, चांसेस पूरे पूरे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन चलने वाली है पूरी की पूरी भर्ती। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका साथ के साथ या फिर नेक्स्ट डे लग जाएगी, और आप कंफर्म हो जाओगे जी हम टीए में लग गए कि नहीं, क्योंकि रैली भर्ती है, आपको भी पता है रैली भर्ती ऑन द स्पॉट तुरंत के तुरंत काम करती है, ठीक है ना। रैली भर्ती का मतलब है ओपन भर्ती, जिसको हम कहते हैं खुली भर्ती है आर्मी की। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि आप जो है कितनी हाइट के होने चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए। हाइट इसकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डोमिसाइल ऑफ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी कि जो आपका अलग उससे है, ये जो दे रखे हैं नागालैंड, मतलब पूर्व साइड के जितने भी देश हैं, सॉरी राज्य हैं, उन राज्यों से 157 सेंटीमीटर, बाकी आपका 160 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे बात करें चेस्ट की। चेस्ट इसमें चाहिए ठीक ठाक, कैसे चाहिए कि जी 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, यानी कि 77 से 82 का होना चाहिए आपका सीना। 77 बिना फुलाए होना चाहिए, 82 आपका फुलाव, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए आपको, ठीक है ना। वेट वेट आपका मेडिकल के हिसाब से यहाँ पे जैसे दे रखा है कि आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड्स प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, एज हाइट और एज का जो प्रोपोर्शन चलता है उसी के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे कि जी इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा रनिंग वगैरह वो कैसा होगा, ठीक है, इसी को बोला गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मेरे दोस्त एज जैसे कि आपको मैंने बताया था 18 से 42 है, तो इन्होंने क्या करा 18 से 42 में 2 सेक्शन बना दिए, 18 से 30 और 31 से 42। तो 18 से 30 के लिए यहां पे इन्होंने दिया है कि जी हमको कम से कम जो टाइमिंग चाहिए, कम से कम सॉरी मैक्स टू मैक्स जो टाइमिंग हमें चाहिए वो जी 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड तक आपका टाइम आ जाना चाहिए, आपकी दौड़ हो जानी चाहिए पूरी। कितनी? 1 मील। 1 मील का मतलब क्या है जी 1600, जिसको हम कहते हैं 1600 मीटर की रनिंग है ये। 1 मील का मतलब 1609 मीटर होता है, 9 मीटर को इग्नोर कर दिया जाता है। 5 मिनट 45 सेकंड मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा टाइम लाओगे आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ये देखो, यानी कि 5 मिनट 46 सेकंड और ऊपर जाओगे तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। मार्क्स मिलेंगे आपका कि इस सेक्शन में रहते हो तो 40 मार्क्स मिलेंगे, अगर 5 मिनट 30 सेकंड से कम समय में लेकर आते हो तो आपका 60 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से 31 से 42 उम्र के लिए क्या करा है इन्होंने इनके लिए रिक्वायरमेंट रखी है जी 6 मिनट 30 सेकंड। 6 मिनट 30 सेकंड से ऊपर जाते हो तो आप फेल माने जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ये पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं, जो यहाँ है वो यहाँ ही है। पुल अप्स जो होते हैं, पुल अप्स ऐसे करके, है ना, इसका मतलब है कि जी 10 और ऊपर अगर आप मारते हो, है ना, 18 से 30 उम्र पे, या फिर 31 से 42 उम्र है आपकी और 9 और ऊपर मारते हो तो 40 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके बाद में 9 8 7 उसी हिसाब से यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। और अगर आपने सिर्फ 5 पुलअप्स मारे और 5 पुलअप्स या उससे नीचे मारे तो आप फेल हो, डिस्क्वालिफाइड, कोई मार्क्स नहीं है आपको, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना आप। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यहां पे ध्यान रखना मेरे दोस्त कि आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग आपका -1 मार्क्स की होने वाली है, यानी कि 1 नंबर काट दिया जाएगा सरासर, 1/, कुल मिलाकर के 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, समझ रहे हो जी। देख लो यहाँ पे 1 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है जी। सही पे 2 नंबर मिलेंगे, गलत पे 1 नंबर काट दिया जाएगा, बस। अब यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने किसके लिए, ये है जी जनरल ड्यूटी सोल्जर ट्रेड्समैन 10th क्लास एंड 8th क्लास एंड सोल्जर क्लर्क के लिए।
अच्छा ठीक है, ये फिलहाल जो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है जी जनरल ड्यूटी के लिए, क्लर्क के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, क्लर्क के लिए नहीं है, क्लर्क के लिए स्पेशल आएगा। जनरल नॉलेज 20 की आएगी, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर की हो जाएगी, यानी कि दो नंबर का एक क्वेश्चन है। मैथ्स आपका 15 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का, टोटल आपका 100 नंबर का बैठेगा। 100 नंबर में से आपका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 32 है, 33% से एक कम है ना। हाँ, अगला ट्रेड्समैन में 10th पास होनी चाहिए आपका, जो कि यहाँ पे मैंने वही बताया हुआ है कि कैसे कैसे है। और ट्रेड्समैन 8th पास होना चाहिए, जिसके लिए जनरल नॉलेज 20 की हो, जनरल साइंस 15 की, मैथ आपका 15 का। यहाँ पे जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा। आप खुद ही सोचिए कि 8वीं पास वाले बालक के लिए क्या ही क्वेश्चन आने वाले होंगे, जीके से, मैथ से या साइंस से, है ना। बहुत लो लेवल पे जाकर के टेस्ट होने वाला है। तो आर्मी का टेस्ट ज्यादा टफ नहीं माना जाता, बस उनका मतलब ये है कि हमें बंदा चाहिए धुरंधर, भले ही थोड़ा सा कम लिखा पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धुरंधर चाहिए, जज्बा चाहिए, उसमें अपने अंदर देश के प्रति खून का जज्बा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यहां पर देखेंगे सोल्जर क्लर्क के लिए, भाई साहब पासिंग मार्क्स देखो सबसे पहले 40, अभी तक सबके 32 थे, यहाँ पर 40 है। यहाँ पे जनरल नॉलेज भले ही कम हो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल नॉलेज भले ही कम हो, जनरल साइंस भले ही कम हो नॉलेज कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स ठीक ठाक होना चाहिए जी साहब, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्लर्क का काम होता है कंप्यूटर पर बैठने का, और अंग्रेजी ठीक ठाक आनी चाहिए। अंग्रेजी तो घनी कैडी आनी चाहिए, क्योंकि आर्मी वालों को अंग्रेजी बोलने का ज्यादा शौक होता है। भाई साहब ये बात याद रखना, कभी भी जब भी आप किसी आर्मी वाले से पंगा लोगे ना, तो वो ज्यादातर प्रॉपर, एक शब्द होता है प्रॉपर, बहुत तगड़ा यूज करते भाई, हर फौजी यूज करता है, हमारे पिताजी भी करते थे। तो अब बात करेंगे साहब इनमें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मेरे दोस्त डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका, यानी कि जो आपने अभी तक पढ़ाई करी है, आपका 12वीं मांगा है तो 12वीं के आप 10th और 12th के आप सर्टिफिकेट्स देंगे। आप 10th करिए, 10th के हिसाब से आप उसमें फिल कर रहे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, जो आप कर रहे हैं ना उसी के हिसाब से आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, आपका मूल निवास आपका कहाँ का है ये आपका बना होना चाहिए, और याद रखना है तरोताजा होने चाहिए, पिछले 3 महीने के अंदर अंदर बने हुए होने चाहिए। कहने का मतलब इनका ये है। कास्ट सर्टिफिकेट, सर कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट सर हम क्यों बनाएंगे, हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं रिलीजन सर्टिफिकेट। मेरी बात सुनो, जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, अगर उस कास्ट सर्टिफिकेट में कहीं भी, पूरा एक पैराग्राफ होता है 5 से 6 लाइन का, ठीक है, पूरा एक पैराग्राफ होता है, उस पूरे पैराग्राफ में अगर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपकी जो जाति है वो किस धर्म के अंदर है, तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। जैसे मान के चलो मैं बोलता हूं कि मैं अंकित कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार यादव, मैं धर्म सॉरी जाति अहीर और समुदाय यादव से मैं बिलोंग करता हूं, और ये इस धर्म के अंतर्गत आता है, यानी कि वहां पे धर्म का भी ब्लॉक होता है कि जाति अहीर और धर्म हिंदू से ताल्लुकात रखता हूं या संबंध रखता हूं। तो भैया अगर यहाँ पे धर्म का ऑप्शन ही नहीं है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। अगर आपका इसमें है तो फिर आप इसको नहीं बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा, पुलिस वाले ही लगता है, आपको पता ही है। स्कूल वाले करेक्टर सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ वो स्कूल तक के लिए वैलिड होता है। मैरिटल स्टेटस चाहिए साहब, बिल्कुल, मैरिटल स्टेटस का मतलब है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, और इसमें कंडीशन बस एक है, क्या कि जी आप शादीशुदा हो या नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी एक जीवित पत्नी होनी चाहिए बस। कभी आप पता चली कि जी कई कई करे बैठे हो तो आर्मी इतने इतने लोगों का खर्चा ना झेलती। कारण उसका एक मैं बता देता हूं, देखिए जब आर्मी में कोई भी पर्सन शहीद होता है तो पेंशन जाती है, ये आपको भी पता है। अब मान के चलो किसी एक व्यक्ति ने 3 3 4 4 वाइफ रखी है, तो भैया पेंशन कौन कौन बांटेगा उसको, समझ रहे हो। इसीलिए कभी भी आर्मी आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, ये तीनों जो पेंशन देती हैं वो कभी भी यही कोशिश करती है कि भैया जो भी पर्सन आता है हमारे पास में, जो भी जवान है, वो या तो अविवाहित हो, या तो वो अविवाहित हो, या फिर उसकी एक ही जीवित पत्नी हो बस। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, सब ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए, देखो मैं मैंडेटरी कौन कौन से वो उन पे मैं स्टार बना देता हूं। मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, ये आपका ऑप्शनल है, अगर इसमें नहीं है तब ये मैंडेटरी है। करेक्ट,
करेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मैरिटल स्टेटस ये भी मैंडेटरी है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों नहीं है, समझो मेरी बात को। अगर आपका कोई भी रिलेटिव यानी कि आपके पिताजी, आपके भाई, बस यही दो होते हैं, आपके पिताजी या आपके भाई अगर आर्मी में हैं या वहां से एक्स सर्विसमैन है या जो भी कुछ है, तो आप वहां पे रिलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 नंबर की छूट मिल जाती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना जी। तो ये मैंडेटरी नहीं है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी नहीं। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से जाना चाहते हो कि जी हम तो स्पोर्ट्स में हैं और हम जाना चाहते हैं, तो आप वहां पे अपना सर्टिफिकेट लगाओगे, इस बात का ध्यान रखना। पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है भाई साहब, बिल्कुल। और फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स मैंडेटरी है, ये हर किसी के पास होना चाहिए। फोटोग्राफ्स में इन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है, भाई साहब आप जो फोटो क्लिक करवाएंगे उसमें आपकी क्लीन शेव होनी चाहिए, दाढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भले ही मूंछ हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लीन शेव होनी चाहिए। आपकी दाढ़ी में एक सिंगल बाल नजर नहीं आना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म जाति से उससे ताल्लुकात रखते, सिर्फ एक सिख को छोड़ करके बाकी किसी की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, आंखों पे चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ खिंचवाते समय। चलो बाकी की जानकारी आपको फिर हम बताएंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, डेली अपडेट्स अगर आपको चाहिए टाइम से पहले, सबसे पहले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स लेकर आने वाले हैं, तगड़े करके भयंकर वाले, डिफेंस वाले इसी चैनल पर आएंगे, और किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन का होगा वो दूसरे चैनल पे आने वाले हैं, तैयार रहना। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।